नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक की वीडियो श्रृंखला। इस वीडियो श्रृंखला में हमारे चल रहा है अभी हेलो एल्केन और हेलो एरिन। एक्चुअल में क्या है कि यदि आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या कोई जो नीट की तैयारी कर रहा हो बालक, तो उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आपके सिलेक्शन की श्योरिटी नहीं है। तो इसकी इसी आवश्यकता को देखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए एनसीईआरटी बुक की वीडियो श्रृंखला। तो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विलोपन अभिक्रिया। ये हेलो एल्कीन और हेलो एरिन का ही पार्ट है। देखो, विलोपन विलोपन अभिक्रिया से ही मतलब है कि यहाँ पर जैसे कि CH2 X और X, ये H ले लीजिए। अब यहाँ पर दो सिग्मा बंध टूटते हैं, बेसिक बता रहा हूं मैं। ये भी सिग्मा बंध, ये भी सिग्मा बंध, और एक बन जाता है इनके बीच में पाई बंध। ठीक है। अब आपको पता है सिग्मा बंध क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या होता है? मजबूत बंध, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और जो बनने वाला बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एनर्जी तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी और लॉस बनाने में कम एनर्जी निकली। तो यहाँ पर इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा एनर्जी से हम कम एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए तो ये प्रोसीजर हाई टेम्परेचर पे होता है। विलोपन अभिक्रिया जनरली इतनी आसानी से होती नहीं है। इसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड है उनकी ब्रेकिंग के लिए आपको एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ रही है, और जो बनने वाला वीक बॉन्ड है उससे रिलीज कम हो रही है। ओवरऑल एनर्जी का लॉस हो रहा है। इसी बेसिस पर विलोपन अभिक्रिया हाई टेम्परेचर पर परफॉर्म होती है। तो देखिए, लैंग्वेज से देखें तो जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब देखिए दो चीज बता देता हूँ। दो होता है हमारे पास, एक होता एल्कोहलिक KOH और एक होता एक्वस KOH। क्लियर? अब इसमें से कौन सा हमारे लिए काम का है उसको देखते हैं। एक्वस KOH में तो K प्लस प्लस OH माइनस बाहर निकलता। क्लियर? और एल्कोहलिक KOH में देखो C2H5O माइनस और K प्लस, पोटेशियम एल्कोक्साइड बाहर बनता है। ये है तो बल्कि, क्या होता है? ये बल्कि बड़ा समूह है। क्लियर? बड़ा ग्रुप। और ये होता है स्मॉल, स्लिम। अब ये तो है स्लिम, ये है बल्कि। बल्कि का मतलब ही क्या है? ये बेस, ये कार्बन सेंटर तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए ये प्रोटॉन को लेगा। तो एल्कोहलिक KOH वर्क एज ए बेस। क्लियर? क्षार के रूप में काम करता है, जबकि एक्वस KOH वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? तो यहां पर जो रिएजेंट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहली विलयन के साथ गर्म किया जाता है। ये लाइन समझ में आई? क्यों गर्म करते हैं? क्योंकि बेस के रूप में। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हेलोजन परमाणु विलोपन होता है। इसके परिणाम स्वरूप एक एल्कीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। क्लियर? देखिए, अब यहां पर जनरली हमारे पास बीटा विलोपन और E1 E2 EI विलोपन पढ़ते हैं। इतना हमें डिटेल में नहीं जाना, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एनसीईआरटी। तो देख, मैं आपको बताता हूँ, कार्बन जिस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। जिसके जस्ट पास वाला पड़ोसी उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। बीटा कार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन को हम कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। क्लियर? अब कोई बेस आया, बेस का काम है प्रोटॉन ले जाना। प्रोटॉन लेकर जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये यहीं रहेंगे। ये प्रोटॉन को खींच के ले गया, ले जा रहा, दोनों इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ पर बॉन्ड बना और ये बाहर निकल गया। तो ये बन गया हमारे पास एल्कीन। क्लियर? और ये बेस के साथ निकल गया हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारे पास बीटा विलोपन। बात समझ में आ गई? बी यानी क्षार, एक्स यानी लिविंग ग्रुप। क्या होता है? लिविंग ग्रुप, बाहर निकलने वाला समूह, अवशिष्ट समूह। अब एक बात और है हमारे पास, वो ये है कि यदि आपके पास रिएजेंट में आपके पास एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, मतलब दो प्रकार के,
कोई 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री पर भी हो सकता है, कोई बल्कि साइड पर हो सकता है, कोई कम बल्कि साइड पर हो सकता। तो उस कंडीशन में कौन सा बीटा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यह दिया गया है आपके एक रसायनज्ञ साइंटिस्ट होता सेटजेप, उसने नियम दिया। जेट सेप भी कहता है, सब क्या कहते हैं, सेटजेप। सेटजेप ने कहा था कि यदि संभावना हो, यदि एक से अधिक प्रकार के परमाणु उपलब्ध हो, तो एक से अधिक प्रकार एल्किन बनने की संभावना हो, तो सामान्यतः कौन सी एल्किन मुख्य उत्पाद बनेगी, ये नियम दिया गया सेटजेप ने। सेटजेप ने क्या कहा कि उसने कहा कि विलोपन अभिक्रिया के दौरान एल्किन मुख्य रूप से निर्मित होती है जिसमें द्विआबंधी कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूह की संख्या अधिक होती है, मतलब सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर स्टेबल और मेजर प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर स्टेबल और क्या बनेगा, वही मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेटजेप रूल। क्लियर? ये क्लियर हो जाएगा आपके इस एग्जाम्पल से। जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया, ये देखिए, ये एग्जाम्पल, ये एक है हमारे पास एल्किन, कौन सी, 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। अब इसमें एक बीटा हाइड्रोजन तो ये है और एक बीटा हाइड्रोजन यहां पर है, क्योंकि ये कार्बन है हमारे पास अल्फा। क्लियर? अब ये आ गया हमारे पास बेस, बेस 4। अब यदि ये बीटा हाइड्रोजन निकले यहाँ का, तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा। क्लियर? और यदि ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकले तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा। अब इस डबल बॉन्ड को बंद कर दीजिए, इस डबल बॉन्ड को ऐसे बंद कर दीजिए। बंद करने के दौरान आप देख पा रहे हो इस डबल बॉन्ड पर 2 एल्किल समूह उपस्थित है, एक इथाइल एक मिथाइल, बल्कि इस पर एक ही एल्किल समूह उपस्थित है, प्रोपाइल। इट मीन्स ये एल्किन मोर सब्स्टिट्यूटेड है और ये एल्किन लेस सब्स्टिट्यूटेड, कम प्रतिस्थापी इस पर, तो पेंट टू इन 81% बनेगी, तो ये हो गया आपके मेजर प्रोडक्ट और ये बन गया आपके माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये सेटजेप नियम है, यहां से भी आपके एजिटिव इक्वेशन बनते हैं। अगर ये क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसने अब हमारे पास जो सबसे बड़ी जंग चलती है वो ये चलती है विलोपन और प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्लियर? देखो, 100% विलोपन नहीं होता है, 100% प्रतिस्थापन भी नहीं होता। विलोपन और प्रतिस्थापन पैरेलल चलती है साथ साथ, लेकिन कौन डोमिनेंट रहेगी ये डिपेंड करता है कौन सा तो आपने सब्सट्रेट यूज किया, आने वाला रिएजेंट की प्रकृति क्या है, इन बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि विलोपन होगा या प्रतिस्थापन होगा। तो देखो, अगर विलोपन होगा तो ये प्रोटॉन निकलेगा और प्रतिस्थापन होगा तो ये बेस कहाँ अटैक करेगा, कार्बन सेंटर पे। तो आप इस चीज को देख पा रहे होंगे, देखो मैं कलर चेंज कर देता हूं, वो देखिए ये समूह क्या है, बड़ा बल्कि समूह, क्या है, बल्कि। जब बल्कि लिया तो बल्कि आपके कार्बन सेंटर तक पहुंच नहीं पाएगा, और ये है स्लिम, स्लिम कार्बन सेंटर तक आराम से पहुंच पाएगा। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी मंदिर में गए, मंदिर में लाइन लगी हुई है, आपको प्रसाद चढ़ाना है। क्लियर? और आप भगवान के पास मूर्ति को मान लीजिए आप वो सेंटर है, कार्बन सेंटर। क्लियर? अब यदि आप बल्कि है, मोटे हैं, तो आप उस लाइन में से जा नहीं सकते, तो आप ऐसे लंबा हाथ करोगे, कैसे कि प्रसाद को किसी को भी पकड़ा दोगे, हाँ चढ़ा देना, ऐसा लंबा दो, मतलब आपने हाइड्रोजन को खींच लिया। लेकिन यदि कोई बच्चा हो, पतला सा छोटा बच्चा, तो पैरों में निचोड़ निकलकर तुरंत आगे चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा स्लिम था तो कार्बन सेंटर तक पहुंच पाया। तो आने वाला रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि विलोपन होगा या प्रतिस्थापन होगा। अगर आने वाला रिएजेंट बड़ा है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा, वो एज ए बेस बिहेवियर करेगा और प्रोटॉन को लेकर चला जाएगा। जैसे ही प्रोटॉन को लेकर जाएगा विलोपन अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। लेकिन यदि आने वाला न्यूक्लियोफाइल स्लिम है, पतला है, तो फिर वो कार्बन सेंटर पर आराम से अटैक कर सकता है, और अटैक करने के कारण
वो SN2 मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया को परफॉर्म कर लेगा। आई थिंक आपके विलोपन बनाम प्रतिस्थापन समझ में आया होगा। क्लियर? जिसमें लिख रखा उसने कि प्रतिस्थापन होगा क्या हुआ है, डिपेंड करता है किस पद का चयन होगा। ये एल्किल हैलाइड की प्रकृति 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 है और 4 और नाभिक रागी का आकार एवं सामर्थ्य तथा अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जो मेन डिपेंड करता है बेस वर्सेज न्यूक्लियोफाइल, वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर? तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आगे बढ़ते देखिए, विलोपन के बाद हम नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं, वो है धातुओं से अभिक्रिया। इससे धातुओं से अभिक्रिया, जब भी एल्किल हैलाइड जैसे कि उसका आयोडाइड या ब्रोमाइड या क्लोराइड कार्बन धातु आबंध युक्त यौगिक मतलब धातु से अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन धातु बंध बना लेते हैं। क्लियर? तो उनको कहते हैं हम कार्ब धात्विक यौगिक। कैसे? जैसे कि देखिए CH3 CH2 Br की रिएक्शन हमने मैग्नीशियम से करवाई इन दी प्रेजेंस ऑफ सूक्ष्म ईथर। ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज करते तो बन गया हमारे पास CH3 CH2 MgBr, मतलब ग्रिग्नार अभिकर्मक कहते हैं इसको। पहले मैं समझाता हूँ इसका। देखो RX प्लस Mg। क्लियर? ये लिया आपने ईथर, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, RMg और X बन गया। देखिए यहाँ हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर होता पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर? जब मैग्नीशियम आया तो मैग्नीशियम इनके बीच में आ गया। अब देखिए धातु की तो विद्युत ऋणता हमेशा एक धातु से कम ही होती है। धातु का काम तो इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकती, इसलिए उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा हो ही नहीं सकती है। तो देखिए यहां पर इस बार आ गया पार्शियल पॉजिटिव, यह हो गया पार्शियल नेगेटिव। अब यह है नेगेटिव। ठीक है, अब बात यह है कि जो कार्बन पॉजिटिव था वो कार्बन अब क्या हो गया नेगेटिव, कार्ब धातु यौगिक, यानी कि रिवर्सल इन पोलरिटी। पोलरिटी में क्या आ गया, रिवर्सल, रिवर्स हो गई पोलरिटी। क्लियर? अब इससे क्या होता है कि यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे आप, कार्ब धातु यौगिकों में ये बंध तो है ध्रुवीय पोलर। क्लियर? और ये बंध है आयोनिक। क्लियर? अब देखिए, अब समझाता हूं मैं आपको, ये तो समझ में आ गया कैसे बना। अब देखिए कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMgS कार्ब धातु यौगिक का एक मुख्य वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है। इसकी खोज विक्टर ग्रिग्नार ने 1900 में की थी। इन्हें ग्रिग्नार अभिकर्मक कहते हैं। उनके नाम के आधार पर यह अभिकर्मक हेलो एल्केने की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके इंटरेस्टिंग पॉइंट तो यह है कि जो ग्रिग्नार था, ग्रिग्नार, उसकी खास बात यह है कि वो उसने डिग्री किस में कर रखी थी, मैथमेटिक्स में। अभी के जो शिक्षा का स्तर देखा जाए अपना, तो जो BSc करता है, MSc करता है, उसे MSc की पूरी नॉलेज नहीं है, उसे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए महाशय मैथमेटिक्स के थे, मैथमेटिक्स में डिग्री प्राप्त की, इन्होंने PG किया और बाद में किसके प्रोफेसर बने, ये रसायन शास्त्र के, केमिस्ट्री के, और वो भी किसके, फिजिकल के नहीं बनकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट, मैथमेटिक्स से स्ट्रीम से बिलोंग करने वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिसर्च करता हो, अपनी थिंकिंग देता, और थिंकिंग देता तो देता, नोबल और प्राप्त करता हो। तो देखिए ये भौतिक रसायन का गणित क्षेत्र भी नहीं है कि हम मान ले भाई फिजिकल केमिस्ट्री हो सकती है। इसने कार्बनिक रसायन का फील्ड चुना और इसके लिए, और उन्होंने इसके लिए क्या मिला इनको, पॉल सौबात्य के साथ, पॉल सौबात्य के साथ इसको क्या मिला, रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार। जो पॉल सौबात्य था उसने क्या किया था, उसने निकल उत्प्रेरित हाइड्रोजन पर कार्य किया था। देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने इनको इंपॉर्टेंट चीज को क्या कर दिया था, हाईलाइट कर दिया था। क्लियर? अब देखिए इसके बाद खास बात, ग्रीनर अभिकर्मक है, कार्बन मैग्नीशियम बंध से संयोजक आबंध होता है। देखो ये से संयोजक बंध है, ये वाला
तो कौन सा संयोजक? ध्रुवीय ध्रुवीय सहज संयोजक। ठीक है, ठीक है। और मैग्नीशियम का हेलोजन आपस आयनिक होता, और मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच का जो बंध है ये क्या है? ये वाला, ये है आयनिक। क्लियर? आयनिक बॉन्ड। क्लियर? ग्रेगोनार्ड भी अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। मतलब इसका इससे ही पता कर सकते हो कि इसका जो स्रोत है उससे अगर उससे प्रोटॉन मिल रहा हो तो तुरंत प्रोटॉन लेकर हाइड्रोकार्बन बना देते हैं। मतलब आप जानते हो ना, अगर कोई अभिक्रिया होगी तो सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी होती है? एसिड बेस रिएक्शन। यदि किसी अभिक्रिया के दौरान संभावना हो कि वहां पर एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है, अम्ल क्षार अभिक्रिया हो सकती है, तो पहले अम्ल क्षार अभिक्रिया ही परफॉर्म होगी, क्योंकि अम्ल क्षार अभिक्रिया स्पीड से होती है। तो अगर कहीं प्रोटॉन मिलेगा तो पहले वो परफॉर्म हो जाएगी। इसीलिए तो ये बोला है कि ग्रीनर अभिकर्मक को अगर कहीं से भी, जैसे कि जल हो, अल्कोहल या एमीन से, कहीं से भी अगर ऐसा प्रोटॉन मिलता हो तो तुरंत ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है एसिड बेस रिएक्शन करके। क्लियर? इसका मतलब ये है कि इसीलिए तो हम सूक्ष्म ईथर यूज करते हैं इसके दौरान। अगर हम ईथर में थोड़ी बहुत नमी होगी, मॉइस्चर होगा, तो ग्रेगनार्ड अभिकर्मक टूट जाएगा, हाइड्रोकार्बन बना लेगा। तो उसकी जो प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए हमें जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो करते हैं सूक्ष्म ड्राई ईथर, मतलब उसमें एक भी मॉलिक्यूल वाटर का नहीं होना चाहिए। तो वाटर से रिएक्शन करी, प्रोटॉन दिया, ये बन गया हमारे पास RH हाइड्रोकार्बन, और ये बन गया सॉल्ट, बाहर निकल गया एसिड बेस रिएक्शन, ये है सॉल्ट। अतः क्रिया अभिकर्म के साथ अभिक्रिया के समय लेश मात्र नमी को भी निकालना आवश्यक। कितनी बड़ी बात है, एनसीईआरटी ने कितनी बड़ी बात लिखी है, साफ साफ लिखा कि सूक्ष्म ईथर यूज क्यों करते हो, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये एक नोट्स टाइप बुक्स होती है, इसीलिए तो इनको ही कंसिडर किया जाता है और इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। इसलिए अभिक्रिया को सूक्ष्म ईथर में किया जाता है। वहीं दूसरी ओर एल्किल हैलाइड को हाइड्रोकार्बन प्रयुक्त करने के लिए से एक विधि माना गया। अरे एक की रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरे का सिंथेसिस हुआ, सिंपल। अब देखिए उड्ज अभिक्रिया, हमारे पास एक तो हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली धातु से रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं सोडियम धातु से। तो सोडियम धातु से हम 3 रिएक्शन पढ़ेंगे, एक तो पढ़ा उड्ज, एक पढ़ेंगे उड्ज फिटिंग, उड्ज फिटिंग, और एक रिएक्शन पढ़ेंगे हम फिटिंग, फिटिंग रिएक्शन। तो पहले हम चर्चा करें उड्ज पर। उड्ज अभिक्रिया हम क्या कि इसमें लेते हम दोनों को दोनों एल्किल हैलाइड RH, दो मॉलिक्यूल, और इसमें लेते एक तो RH एल्किल हैलाइड और एक लेते एरिल हैलाइड। क्लियर? इसमें दोनों को दोनों लेंगे हम एरिल हैलाइड, ये तो मैं बता देता हूं आपको। अब आगे बढ़ते उड्ज अभिक्रिया। उड्ज अभिक्रिया में क्या होता है कि ये एक कपलिंग रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि जितने कार्बन का आपने एल्किल हैलाइड लिया उससे दुगने कार्बन का आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ जैसे दो एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल आए, सोडियम की उपस्थिति में कपलिंग हुई, NH बाहर निकल गया और बन गया आपके पास डबल रिएक्टेंट से डबल कार्बन वाला प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? ये तो होगी आपके उड्च अभिक्रिया। सोडियम भी पानी में जल जाता है, इसलिए यहाँ पर भी ईथर को क्या लेंगे हम? सूक्ष्म। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब अभी तक तो हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन की अभिक्रिया। अब हम आते हैं हेलो एरिनो की अभिक्रियाओं पर। हेलो एरिन, क्लियर? पहली पढ़ेंगे हम इनकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी मतलब नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? इसमें क्या होता है कि एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रति निम्नलिखित कारणों से कम क्रियाशील होते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये आता है कि एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम देते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो तो उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाता हो तो कम होती है। इसका कारण है, पहला कारण अनुनाद, रिजोनेंस। वो कैसे? देखो जैसे क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरीन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड के साथ किस में चले जाते हैं? अनुनाद में। जैसे इसने दिया यहाँ पर डबल बॉन्ड, अरे कट हो गया यहाँ पर फोर्थो पोजीशन, फिर ये यहाँ जाएगा,
और ये इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पर पैरा पोजीशन पे, फिर ये वापस यहाँ जाएगा और ये यहाँ इकट्ठा हो जाएगा वापस दूसरी ऑर्थोडेस पे, और ये वापस यहाँ आएगा और ये वापस यहाँ चला जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये आ जाएगी। क्लियर? तो अनुनाद के द्वारा आपने देखा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसके कारण आ रही है? क्लोरीन के प्लस आर प्रभाव के कारण। क्लियर? इस कारण से इनको मिलना चाहिए था यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन क्या मिल रहा है यहाँ को, नेगेटिव चार्ज। देखो उसने लैंग्वेज भी लिखी है, अनुनाद के कारण कार्बन क्लोरीन अबंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते। देखो इसलिए बोला उसने कि अगर ये प्रतिस्थापित होना है, इस हेलोजन को बाहर निकलना है आने वाले न्यूक्लियोफाइल से। क्लियर? बाहर निकलना, लेकिन इसमें अनुनाद के कारण कौन से गुण आ गए, पार्शियल डबल बंध के, आंशिक द्विबंध के गुण आ गए। इसमें आंशिक द्विबंध के गुण आने के कारण बंध क्या हो गया, मजबूत हो गया, तो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है? दूसरा कारण है इसका, वो ये है कार्बन हेलोजन बंध में कार्बन परमाणु का संकरण में अंतर। देखो जब एल्किल हैलाइड लेते थे तो उसका जो संकरण था वो था कार्बन का sp3, और यहां पर इस कार्बन का संकरण है sp2। sp2 होने के कारण उसमें परसेंटेज एस लक्षण क्या है, sp3 की तुलना में ज्यादा, और परसेंटेज एस लक्षण ज्यादा होता तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, उसको इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। बढ़ने के कारण उस पर थोड़ा सा ऋणावेश आने की संभावना रहती है, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से वहां पर अटैक नहीं कर सकता। देखिए अधिक एस गुणयुक्त sp2 संकरित कार्बन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। ये चीज याद रखना, परसेंटेज एस लक्षण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? तो देखिए तथा हेलो एल्केन में कम एस गुणयुक्त sp3 कार्बन संकरित कार्बन परमाणु की तुलना में सेक्स आबंध के इलेक्ट्रॉन युगल को अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ता से थामे सकता है, मतलब बांध कर रखता है। अतः हेलो एल्केन में कार्बन क्लोरीन आबंध की लंबाई 177 पिकोमीटर होती है, जबकि हेलो एरिन में 169 पिकोमीटर होती है। बंद आप जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो सिंगल बॉन्ड है दोनों में, उसके बावजूद इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, कम होगी। जब बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो उसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। क्योंकि लंबे बंध की तुलना में छोटे बंध को तोड़ना कठिन होता है, नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हेलो एल्केनों की तुलना में हेलो एरिन कम क्रियाशील होते। कितना शानदार लिखा उसने, इतना शानदार, बहुत एनसीईआरटी गजब अपना आप में। देखिए तीसरा कारण, दो हो गया अनुनाद सेक्स आबंध का संकरण, और देखिए यह तीसरा कारण है वो है फेनिलदनाइन का स्थायित्व। जब स्वाइनन के फलस्वरूप हेलो एरिनो से बना फेनिलधनायन अनुनाद के द्वारा स्थायी नहीं हो पाएगा, अतः SN1 की अत्यधिक संभावना समाप्त हो जाती है। SN1 होती है तो क्या बनता था, कार्बोकेटायन, वहां तो स्थायित्व हो जाता। अब फेनाइल के ऊपर धनावेश आ रहा है, फिनाइल के ऊपर ये क्या अस्थायी, ये अनुनाद नहीं हो पाता, इसलिए ये SN1 नहीं देता है। ठीक है? चौथा कारण है संभावित प्रत्याकर्षण कारण इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक रागी के इलेक्ट्रॉन धनी एरिन की ओर जाने की संभावना कम होती है। प्रत्याकर्षण हो सकता है एक चौथा कारण। मेन तीन ही है, उसमें से भी दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कम होती है लेकिन होती तो है ना, तो पहली देख लेते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो है हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। पहला क्लियर? इसमें क्या होता है, 653 केल्विन ताप तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ OH निकलेगा, NOH से OH माइनस आएगा, वो ये अटैक करेगा और ये क्लोरीन को निकाल देगा। ठीक है? NaCl बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएगा ये फिनॉल। क्लियर? उच्च ताप पर बन रहा है। क्लियर हो गया? हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वो तो सिंपल क्या था, क्लोरोबेंजीन। क्लियर? अब प्रतिस्थापित क्लोरोबेंजीन हो, एक तो
मेटा और तो पैरा पोजीशन नाइट्रो समूह लग रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कौन सा समूह है? इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और एक जो ऑर्थो और पैरा दोनों पे दो दो समूह लग गए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और एक जो तीनों पे लग गए। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा था रिंग में घूमने अनुनाद में, अब इसमें नेगेटिव चार्ज घूम रहा था रिंग में, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को समूह लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये खींचेगा और ज्यादा खींचेगा, खींचेगा ना, ज्यादा खींचेगा तो इसकी क्या हो जाएगी? मतलब वो नेगेटिव चार्ज को अनुनाद के द्वारा स्थायी करने की कोशिश करेगा। मतलब एक चीज याद रखना, चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा, आवेश जितना ज्यादा फैलेगा, उतना ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी कम होने के कारण उसका स्थायित्व उतना ही बढ़ता जाएगा। तो देखिए ये वाला पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन NaOH 443 केल्विन पर दूसरे स्टेप में प्रोटोनेशन किया, ये बन गया प्रोडक्ट। इसमें जैसे दो जुड़े तो और बढ़ गया, तीन जुड़ गए तो ये बन गया हमारे पास पिक्रिक एसिड। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब तीन समूह होते हैं, देखो एक चीज ध्यान देने वाली ये है, देखो वो दिख रहा आपको, तुलना दिख रही है, देखो जब एक NO2 था तब 443 केल्विन लिया, जब दो NO2 आ गए तो टेम्परेचर कम हो गया, जब तीन NO2 आ गए तब ओनली रूम टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म करते ही रिएक्शन हो गई और बन गया पिक्रिक एसिड। क्या बन गया? पिक्रिक एसिड। अब देखो इसे एसिड कहते हैं, एसिड क्या कहते हैं इसे? एसिड। OH समूह तो भी क्यों? क्योंकि इसमें तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है होने के कारण अगर ये H प्लस के रूप में बाहर निकल जाए, देखो इस पिक्रिक एसिड का क्वेश्चन आता है और आपसे इंटरव्यू में भी कहीं भी पूछ सकते हैं कि पिक्रिक एसिड एसिड कैसे है। तो देखो ये जैसे ही OH से H प्लस निकलेगा प्रोटॉन के रूप में नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव को तीन तीन समूह है स्थायित्व देने के लिए अनुनाद के द्वारा, इसलिए ये आसानी से H प्लस दे देता है। जो आसानी से H प्लस देगा वही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा ना, इसलिए पिक्रिक एसिड नाम दिया गया है इसको। क्लियर? अब देखिए आगे। जब NO2 समूह ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर जुड़ा होता है, किस पर? ऑर्थो एवं पैरा, तब यह प्रभाव अधिक प्रबल होता है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला। तथापि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह के मेटा स्थिति पर जुड़ने पर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह के मेटा स्थिति पर जुड़े होने की स्थिति में हेलो एरिनो की अभिक्रियाशीलता पर कोई प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि को निम्न प्रकार से आलेखित कर सकते हैं। ऑर्थो पैरा पर रहेगा तो बढ़ेगी, मेटा पर रहेगा तो कोई असर नहीं होगा। देखो पैरा आइसोमर है, जैसे इसने अटैक मान लिया जाए इसने ये प्रतिस्थापन दे रहा है अटैक किया तो ये बॉन्ड इकट्ठा हुआ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज अनुनाद के द्वारा गया तो देखो जहां नाइट्रोजन जुड़ा हुआ जिस कार्बन पे NO2 समूह वहां पर क्या है आपके नेगेटिव चार्ज, तो ये समूह उसको खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को और उसको क्या दे देगा? स्थायित्व। इससे का इसी प्रकार ऑर्थो में भी ये हुआ, जहां NO2 जुड़ा हो उस कार्बन का नेगेटिव चार्ज को इसने खींच लिया। ठीक है, इसे इसको भी दे दिया स्थायित्व। पहला चरण क्या होता? धीमा, लास्ट होता फास्ट। ठीक है, अब देखिए लेकिन जब इसी में ही जब मेटा है, मेटा को देख लेते हैं। मेटा को देखिए, जब मेटा पोजीशन पे NO2 है तब देखिए आप इसका अनुनाद को, यहाँ वही अटैक हुआ, ये नेगेटिव चार्ज है, अब इससे यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और ये यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। आगे दो इलेक्ट्रॉन का एक नेगेटिव चार्ज और फिर ये यहाँ जाएगा, तो आपको कहीं भी जिस कार्बन पे NO2 जुड़ा हो वहां पर इस बार नेगेटिव चार्ज आया ही नहीं। जब नेगेटिव चार्ज नहीं आया तो NO2 समूह किसको खींचेगा? इसलिए इसका स्थायित्व नहीं कर पाता है, इसलिए ये कम क्रियाशील होता। कौन? मेटा प्रतिस्थापी। क्लियर? ये समझ में आ गया हो तो अब नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ लेता हम हेलोएरिन की, वो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभी तो हमने पढ़ी है नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखो इसमें क्या होता है कि ये तो अनुनाद के द्वारा स्टेबल हो रहा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा,
ऑर्थो पे एक आ रहा पैरा पे और एक ऑर्थो पे। ऑर्थो पैरा पे जब आपने हेलोइरिन मतलब हेलोइरिन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन देखा, देखने पर आपको लगा कि रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज। आने वाला जो इलेक्ट्रॉन सन है वो अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही, क्योंकि वहां उसे क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन। कोई आने वाले जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको आके नहीं होती है कि मैं वहीं जाऊं, कि मुझे तो यहाँ जोड़ना, ऐसा नहीं होता। वो वहां जाता है जहां उसको स्थायित्व मिलता है, जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन से मतलब उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसी पोजीशन पर जाएगा अटैक करने वो, जहां पर इलेक्ट्रॉन की भरमार होगी। आई बात समझ में? तो देखिए, अनुनाद के कारण मेटा स्थिति की तुलना में ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता, बिल्कुल बढ़ गया। ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। लेकिन माइनस आई प्रभाव कारण हेलोजन परमाणु की प्रकृति बेंजीन वाले इलेक्ट्रॉन, देखो प्लस आर प्रभाव के कारण तो बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे, लेकिन हेलोजन के माइनस आई प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन को खींच भी रहा। देखो, आर प्रभाव लगता है पाई बंध पर और ये लगेगा सिग्मा बंध पर, तो एक दो तीन कार्बन तक के तो इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा हेलोजन। इस कारण माइनस आई प्रभाव के कारण ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ते हुए भी ये क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग समूह। इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, ये कम क्रियाशीलता का, डीएक्टिवेटिंग का, ठीक है, निष्क्रियता का। माइनस आई प्रभाव के कारण हेलोजन परमाणु की प्रकृति बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की ओर होती है, खींचेगा। इसलिए बेंजीन की तुलना में वलय कुछ मात्रा में निष्क्रिय हो जाती होगी ना, डीएक्टिवेट होगी। अतः हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन राखी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मंद होती है तथा बेंजीन की तुलना में अधिक उग्र परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। एक तो आपने सिंपल बेंजीन में करवाई इलेक्ट्रॉन राखी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और एक करवाई आपने क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन राखी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो ये तो आराम से हो जाएगी। लेकिन इसके माइनस आई प्रभाव के कारण प्लस आर तो इसको दे रहा है कि हाँ हो जाए रिएक्शन, लेकिन माइनस आई कह रहा है कि नहीं नहीं, क्रियाशीलता कम कर दूंगा मैं। इसने इसकी क्रियाशीलता कम कर दी, इसलिए इसमें कुछ विगोरस कंडीशंस की आवश्यकता होती है। क्लियर? अब देखिए कुछ रिएक्शंस पढ़ ले एग्जांपल। पहला हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण में क्या होता है कि लुईस अम्ल लेते हैं, लुईस एसिड, लुईस एसिड और हेलोजन से रिएक्शन करवा देता है। क्लोरोबेंजीन की तो ऑर्थो और पैरा पे लग जाती है, लेकिन पैरा उत्पाद क्या रहता है, मुख्य मेन उत्पाद, मेजर। क्यों? क्योंकि ऑर्थो की तो कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्लोरीन ने माइनस आई के द्वारा खींच ली। आपको अच्छे से पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्रेरणिक प्रभाव, वो 3 कार्बन तक काम करता, तो पहला दूसरा तीसरा तक काम करता है। यहाँ तो ये कम कार्य करता है, इसलिए यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एजिटिज रहती है और वहां पर ये आराम से कौन इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेता है, जुड़ जाता है। यहाँ Cl प्लस के रूप में जुड़ा है, ना कि Cl माइनस, याद रखना इलेक्ट्रोफाइल के रूप में है। इसी प्रकार नाइट्रोजनेशन, नाइट्रीकरण में लेते हैं सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। यहाँ बनता है NO2 प्लस, अटैक करता है और ऑर्थो और पैरा, पैरा वाला क्या उत्पाद है, मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर? अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं सल्फोनेशन। देखो इन रिएक्शन को उदाहरण ही याद होना चाहिए आपको। सल्फोनेशन करेंगे तो हम नाइट्रिक एसिड नहीं लेंगे, सांद्र H2SO4 डेल्टा और 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और 4 क्लोरो बेंजिक सल्फोनेटिक। पैरा वाला क्या है, मेजर। क्लियर? अब पढ़ते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट भी हमारे पास दो है, एक एसाइलेशन और एक एराइलेशन। देखो अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने एल्किल हैलाइड से करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ मेजर AlCl3, ये भी है क्या है, लुईस एसिड, और ये वर्क करता है एज ए कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट। क्लियर? अब देखिए ऑर्थो पैरा, तो पैरा उत्पाद क्या है, मेजर उत्पाद है। CH3 प्लस के रूप में गया था अटैक करने। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये तो एल्काइलेशन और ये एसाइलेशन। क्लियर? एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाई तो ये 4 क्लोरो एसिटोफिनोन मुख्य उत्पाद है, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन अल्प उत्पाद है। क्लियर? ये मेजर है। तो फ्रीडल क्राफ्ट हो गई आपकी। इसके बाद हम आते हैं, इसका कोई मतलब नहीं, मैंने पूरा समझा दिया आपको।
और ये कुछ एग्जाम्पल है, उसमें यूं कह रहा है ये कि निम्नलिखित युगलों में से आप कौन से एल्किल हैलाइड द्वारा SN2 की क्रिया अधिक तीव्रता से कर सकते हैं, अपने उत्तर को समझाइए। देखो SN2 के लिए हमें कम से कम भीड़ चाहिए, किसके पास, जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ उस कार्बन के चारों ओर कम से कम भीड़ चाहिए, क्राउडिंग चाहिए। जितनी कम क्राउडिंग होगी आने वाला न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर पाएगा एक ही स्टेप में। क्लियर। तो अगर इनको देखें हम, तो इसमें एक ही ग्रुप है, अरे इसमें ब्रांच होगी, एक एल्काइल हो गया, एक मतलब एक मिथाइल हो गया, एक इथाइल समूह हो गया, इसलिए SN2 ये ज्यादा देगा। इन दोनों में देखिए ये जल्दी देगा, इसमें तो तीन तीन ग्रुप आ गए, इसलिए SN2 नहीं देख रहे, क्या देगा, SN1। क्लियर। तीसरा एग्जांपल देखिए, तीसरा 2 है, इसमें ब्रांच, इसमें ये ब्रांच, आपको कुछ लग रहा है, ये दूर हो गया थोड़ा, ये इसके पास है। देखिए ये इथाइल, मिथाइल, फिर उसके बाद ये है कार्बन। क्लियर। और इसमें ये बीच में दो दो कार्बन आ गए, ये थोड़ा दूर हो गया समूह, बल्कि समूह, इसलिए ये ज्यादा आसानी से दे देगा। दूसरा, हैलोजन यौगिकों को निम्नलिखित युगलों में से कौन सा यौगिक तीव्रता से SN1 अभिक्रिया देगा। देखो ये 2 डिग्री 3 डिग्री, ये आराम से SN1 देगा, ये वाला एग्जांपल ये। इसमें देखो ये 1 डिग्री 2 डिग्री, 2 डिग्री वाला देगा ये वाला। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, वो है, देखिए निम्नलिखित में ABCDER तथा R1 को पहचाने। देखो एल्किल हैलाइड Mg आया, तो शीतल, तो यहाँ पर तो बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, ये MgBr। जैसे ही वाटर आया एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और ये हमारे पास बन जाएगा, देखो Mg की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और MgBr और OH बाहर निकल जाएगा। क्लियर। तो बन गया ये साइक्लोहेक्सेन। क्लियर, हाइड्रोकार्बन बन गया। इसी प्रकार इसमें देखो R, ये तो बन गया RMgX, और यहाँ ड्यूटेरियम लगेगा, और ये क्या करेगा, आर को पहचानना था, किसको पहचानना था, आर को पहचानना था। तो आर क्या है यहाँ पर, देखो R1 इसको पहचाने, आर को पहचाने, आर क्या है एक्चुअल में, देखो ये समझा देता हूँ। ये है हमारे पास CH3 CH और ये है Br, ये है। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास MgBr, जहाँ Mg है वहीं क्या लगेगा, D। तो CH3 CH और H, मतलब ये तो R क्या था, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, क्या था, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्लियर। अब इसको देखिए, ये वाला R-Mg है, तो ये तो बन जाएगा R-MgX और R- और E बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसकी सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे, तो देखो जब R- ये होगा, ये कौन सी रिएक्शन है, उच्च रिएक्शन, आई समझ में। तो डबल कार्बन का बनता है, तो ये होगा हमारे पास एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तभी तो दो आइसोप्रोपाइल जुड़ गए, सॉरी टर्शियरी ब्यूटिल, ये होगा हमारे पास तृतीयक ब्यूटिल समूह, होगा ना। जब तृतीयक ब्यूटिल है तो ये तृतीयक ब्यूटिल दो जुड़ गए, इसका मतलब इधर है कि CH3 और ये D, तृतीयक ब्यूटिल पे D जुड़ गया। क्लियर। अब हमने एल्किल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ी थी, तो एरिल हैलाइड की भी धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखो जब एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड जुड़ते हैं तो हम पढ़ते हैं पहले उर्ज फिटिंग अभिक्रिया। उर्ज फिटिंग क्या होता है, एक तो लेते हैं हम एरिल हैलाइड, और एक लेते हैं हम एल्किल हैलाइड। क्लियर। सुक्षेत्र, तो देखो दोनों कपलिंग हो गई, ये यहाँ पर जुड़ गया, ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट। क्लियर। ये तो है उर्ज फिटिंग अभिक्रिया। आगे एक और आएगी, वो देखो फिटिंग अभिक्रिया। अब दोनों के दोनों यदि एरियल हैलाइड हो तो ये डाइफेनिल बन जाता है, ये इसको कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया। तो मैंने शुरुआत की थी ना आपसे, वो यहाँ पर होगी
क्लियर। अब इसके कुछ यूज है, पॉली हेलोजन यौगिक है, उनका कुछ उपयोग है, यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी वन बाय वन समझ लीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि पॉली हेलोजन यौगिक होते क्या है। तो एक से अधिक हेलोजन परमाणु युक्त यौगिक सामान्यतः पॉली हेलोजन यौगिक कहलाते हैं। पहली बात है, इनमें से अनेक यौगिकों उद्योग तथा कृषि में उपयोगी है। ठीक। अब पहला पढ़ेंगे हम डाइक्लोरोमेथेन, DCM, DCM, CH2Cl2, क्लियर, ये पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा विलायक है, लेकिन हार्मफुल विलायक है, लेबोरेटरी में खूब यूज करते हैं इसको। मैंने भी मेरे पीएचडी के दौरान खूब यूज किया है, क्लियर। तो डाइक्लोरोमेथेन का अत्यधिक उपयोग एक तो विलायक के रूप में, एज ए सोलवेंट, पेंट अपचयन में, एरोसोल में, प्रणोदक रूप में, मतलब जलाने के रूप में, तथा औषध निर्माण की प्रक्रिया में विलायक के रूप में किया जाता है, औषधि निर्माण में किया जाता। करेंगे ये ड्रग सिंथेसिस करोगे तो ये धातु की सफाई में फिनिशिंग विलायक के रूप में होता। लेकिन अब इसके नुकसान देखिए, मेथिलीन क्लोराइड मनुष्यों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। ये इसका क्या है, लॉस है, क्लियर। वायु में मिथिलीन क्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा के संप्रमाण से प्रभाव से श्रवण दृश्य क्षमता में आंशिक क्षीणता आती है, थोड़े बहुत टाइम के लिए, ना तो ठीक है ना। मनुष्यों में मिथिलीन क्लोराइड के त्वचा के सीधे संपर्क में आने पर तीव्र जलन तथा हल्का लालपन देता है। अगर आंखों के संपर्क में आ गया मिथिलीन क्लोराइड, उड़ता है वेपर के रूप में, अगर संपर्क में आ गया तो आपके कॉर्निया को क्या कर सकता है, जला सकता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं मिथिलीन क्लोराइड के बारे के में, ये विलायक है, कहाँ यूज होता है, इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, क्लियर। दूसरा है हमारे पास, वो है ट्राइक्लोरोमेथेन, मतलब क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म सब जानते हो, बेहोशी की दवा के रूप में पहले यूज करते थे, लेकिन अब नहीं करते वर्तमान में। लेकिन वर्तमान में इसका बेस्ट उपयोग है, वो है वर्तमान में क्लोरोफॉर्म का उपयोग फ्रेओन प्रशीतक, है ना, शीतलन बनाने के लिए किया जाता है। वो होता है फ्रेओन रेफ्रिजरेटर बनाने में, उस कौन सा R22 बनाने में उपयोग होता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके। एक तो था इसका उपयोग R22 बनाने में, क्लियर। दूसरा ये है कि विलायक के रूप में यूज करते हैं एज ए सोलवेंट, वो तो नॉर्मल बात है, चलो सोलवेंट हो गया। लेकिन अब इसका देखो, पहले ऐसे शल्य चिकित्सा में बेहोशी की दवा के रूप में यूज करते थे, है ना। अब इसका उपयोग नहीं करते हम, अब इसकी जगह हम यूज करते हैं ईथर। इसकी जगह वो क्या होता है, कम विषैला होता है, अधिक सुरक्षित होता है, क्लियर। अब क्लोरोफॉर्म के अगर दीर्घकालिक प्रभाव देखें, क्लोरोफॉर्म के दीर्घकालिक संपर्क मतलब उसके एक्सपोजर में रहने से यकृत का, जहाँ क्लोरोफॉर्म फॉस्फेट बदलता ना, एवं वर्क का क्या हो जाता है, क्षय हो जाता, डिकम्पोजिशन हो जाता है, उनमें घाव बन जाता है, तथा कुछ वक्तों की त्वचा क्लोरोफॉर्म में डूबी रहने पर उसमें घाव हो जाते। अब दूसरी बात, क्लोरोफॉर्म को हम काले काले कलर की बोतलों में, ट्रांसपेरेंट बोतल में रखते हैं, इस प्रकार से पैक करके रखते हैं, टाइट हो तो उसको अंदर रोशनी नहीं जाए, मतलब काली होनी चाहिए, बाहर वो अंधेरे में रखी रहती है। बोतल खाली हो, अंदर से क्या हो, अंधेरे में हो, ताकि उसके रोशनी के कम से कम टच में आए, प्रकाश के, लाइट के टच में आने से क्या होता है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और फॉस्फिन गैस में बदल जाता है। फॉस्फिन तो आप जानते हो कितनी खतरनाक है, क्लियर। तीसरा हमारे पास जो पॉली हेलोजन कंपाउंड है वो है ट्राइआयोडोमेथेन। जिस प्रकार क्लोरोफॉर्म है उसी प्रकार क्या आयोडोफॉर्म, CH(I3). अब आयोडोफॉर्म को पहले हम एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते थे, परंतु बाद में पता चला कि ये CH(I3) का गुण नहीं होकर फ्री आयोडीन का गुण है। फ्री आयोडीन का गुण है कौन सा, एंटीसेप्टिक। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसका उपयोग प्रारंभ में प्रतिरोधी के रूप में किया जाता था, परंतु आयोडोफॉर्म का यह प्रतिरोधी गुण आयोडोफॉर्म के कारण नहीं, स्वयं नहीं, बल्कि मुक्त आयोडीन के कारण होता है। इंपॉर्टेंट है। इसकी रुचिकर गंध के कारण इसके स्थान पर आयोडीन युक्त अन्य दवाओं का उपयोग किया जाता, बदबू आती थी इससे। होता है हमारे पास टेट्राक्लोरोमेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी सोलवेंट है। तो इसका अत्यधिक मात्रा में उत्पादन प्रतिशतक बनाने तथा एरोसोल कैन के प्रणोदक के उत्पादन में उपयोग के लिए किया जाता है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा अन्य रासायनिक उत्पादन में भी फीड स्टॉक की तरह एवं औषध उत्पादन में सामान्य विलायक।
अगर हम इन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाया तो फीडस्टॉक के रूप में, और यदि हम मेडिसिन सिंथेसिस की तो विलायक के रूप में से यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। वो ये है, देखो इस प्रकार कुछ परमाणु कार्बन टेट्राक्लोराइड के एक्सपोजर से द्वारा मनुष्य को यकृत कैंसर हो जाता है, इसलिए इसका भी कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। कैंसर से ये कार्सिनोजन है। ठीक है, उसी प्रकार कार्बन टेट्राक्लोराइड के एक्सपोजर से हृदय गति अनियमित हो जाती है अथवा रुक जाती है। हार्ट अटैक भी आ सकता है, आपको मृत्यु कर सकता है। ठीक है, तीसरा ओजोन परत। हाँ ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेयॉन। फ्रेयॉन के बारे में सब जानते ही हो। ओजोन परत का क्षय करती है, पहली बात तो क्षय करेगी तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएगी, पृथ्वी पर आएगी तो हमारे जो इकोसिस्टम है उसको ही डैमेज करेगी। ठीक है, अब दूसरा है, अब फ्रेयॉन में 12 सबसे ज्यादा उपयोग होता है। कौन सा? CF2 Cl2 उद्योगों में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला सामान्य फ्रेयॉन में से एक है, और इसका उत्पादन करते हैं आप स्वाट अभिक्रिया। याद करो, फिंकलस्टीन एंड स्वाट मैंने पढ़ाई है इससे पूर्व वाले वीडियो में। तो आप देखो, स्वाट अभिक्रिया में फ्लोरीनेशन होता था, तो यहाँ सी कार्बन टेट्राक्लोराइड में 2 फ्लोरीन को हम जोड़ देते, किससे? स्वाट अभिक्रिया के द्वारा। मतलब CCl4 की रिएक्शन हम AgF, Ag2, F2 इन सॉल्ट से कराते तो CF2 Cl2 बन जाता फ्रेयॉन 12। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? स्वाट अभिक्रिया। फ्लोरीनेशन को करते हैं ना हम, तो ये हो जाती है स्वाट अभिक्रिया। क्लियर? ये पता होना चाहिए। अब हम आ जाए नेक्स्ट है हमारे पास पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, जो ट्रेड नेम है DDT। देखो शुरुआत में इसे बना तो इसे 1873 में बना लिया। देखो उस टाइम पे ही बनाया गया था, लेकिन इसका जो कीटनाशी खोज है कि इसको हम कीटनाशी के रूप में यूज करते हैं 1939 में। कितने सालों बाद पता चला। गिने विश्वविद्यालय पॉल मुलर ने की थी। पॉल मुलर को इस खोज के लिए, उसे तो अब चिकित्सा शरीर क्रिया विज्ञान के लिए क्या मिल गया? नोबेल पुरस्कार मिल गया। लेकिन उसे भी पता नहीं था कि बाद में इसका क्या होने वाला है। तो ये है, एक तो ये डैमेज नहीं होता, DDT क्या नहीं होता है? टूटता नहीं है, एजिटिज रहता। तो इसने हमारे इकोसिस्टम को तोड़ दिया। एक जो वसा में संचित हो जाता, शरीर के जो लिपिड है उसमें धीरे 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 इकट्ठा होता रहता। तो हमारे अंदर जो 5% एंडोसल्फान आने के कारण है ना, वो भी यही है। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत इसका उपयोग विश्व स्तर पर तेजी के साथ बढ़ा, क्योंकि ये मुख्यतः मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों और टाइफाइड मारने के प्रभावी था। बहुत अच्छा था, लेकिन ये 1994 में DDT का अत्यधिक उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं उपरने लगी। कीटों की अनेक प्रजातियों ने DDT के प्रति प्रतिरोधात्मकता विकसित कर ली तथा मछलियों के लिए अति विषैले। मछलियां मर गई, जाते जाते खत्म हो गई इससे। DDT अत्यधिक रासायनिक स्थायित्व स्टेबल रहता है, या डिसोशिएट नहीं होता। जमीन में सालों साल पड़ा रहता है एजिटिज। तो जैसा आपने जहां छिड़काव किया, मान लीजिए खेत में इल्ली मारने के लिए छिड़काव किया DDT का, वो जमीन पर गया, बारिश हुई, पानी दिया, वो उस पानी में डिजोल्व होकर गया, टूटा तो है ही नहीं। अब वो चला गया जलाशय में, तालाब में, नदी में, वहां से वो जमीन में बैठा, जमीन में बैठकर उसने भूजल में चला गया। भूजल आपके आया झरनों के द्वारा, कुओं से, बावड़ियों से पीने में आया, तो वो आपके शरीर में गया। तो DDT डिसोशिएट नहीं होता। तो इसने पंजाब में कंटेमिनेट करने का बहुत बड़ा काम किया DDT, क्योंकि वहां पर इसे अंधाधुंध यूज करते थे। अब तो हम यहाँ पर राजस्थान में भी अंधाधुंध यूज हो रहा था। तो ये बहुत खतरनाक है। देखिए, एकत्रित हो जाता है, अंतर्ग्रहण लगातार स्थायी गति से होता रहता है, तो जंतुओं में DDT की मात्रा समय के साथ बढ़ती जाती है। संयुक्त राज्य में 1973 में DDT पर प्रतिबंध लगा दिया गया, परंतु विश्व में कुछ अनेक स्थानों पर इसका उपयोग आज भी हो रहा है। देखो, ब्लैक में क्या नहीं मिलता, यहाँ भी चल रहा, रोक लगी हुई है इस पर, लेकिन यहाँ पर भी मिल जाता, अलग नाम से आ जाता। कुछ कंपोजिशन के दे, इसमें अलग कंपोजिशन हो गया, ये हो गया, लेकिन खूब चल रहा। क्लियर? तो इस पे हम सबको समझना होगा, जागरूक होना होगा, हमारे आसपास के लोगों को जागरूक करना होगा कि इसका उपयोग मत कीजिए। ये हमारे पूरे इकोसिस्टम को डैमेज कर रहा है, बहुत खतरनाक है। हम क्षणिक लाभ के लिए, क्षणिक उपयोग के लिए दीर्घकालिक प्रभाव को नहीं छोड़ सकते। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आप भी समझिए और को भी समझाइए। देखिए, इसकी संरचना थी, डाइक्लोरो पैरा, एक तो पैरा हो गया,
ये पैरा और ये पैराडेस, डाइक्लोरो पे ट्राइक्लोरो, डाइ पैराडेस पैराडेस डाइक्लोरोफेनिल हो गया ना, डाइक्लोरोफेनिल हो गया, फिर ट्राइक्लोरोएथेन, क्लियर, डीडीटी था। इसी के साथ जो आपके यूनिट है, जो हम पहला पार्ट पढ़ रहे थे, हेलो एल्किन और हेलो एरिन, एनसीईआरटी का एक चैप्टर था, ये आपके कंप्लीट होता है। धन्यवाद। अगर अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो श्रृंखला के साथ। इसी के साथ धन्यवाद।